Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today this is our lecture number 15, and in today's lecture we will have some practice questions on divisional performance evaluation measures. इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम के ऊपर जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए। इसके अलावा मैंने इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ डिटेल में जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। होप सो आप लोगों ने उनको देखा होगा। इस लेक्चर की भी मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज के लेक्चर का पर्टिकुलर टॉपिक इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का जो एक मेजर है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए से इसको जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। मैंने जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी, होप सो आप लोगों ने उनको देखा होगा और आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो समझ के होंगे। आज मैं आप लोगों को जो चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक में से कुछ मैंने एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा और उसमें हम लोग जो है वो इन तीनों मेजर्स के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को कैलकुलेशंस के जरिए से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये तीनों मेजर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उनको एवेलुएट कैसे करते हैं और उसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशंस कैसे करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूं, फिर हम लोग जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर के जरिए से। जी स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 23-25. I have selected questions on return on investment, residual income and economic value added from cost accounting, a managerial emphasis by चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक में से ये चैप्टर नंबर 23 की एक्सरसाइज 25 है। तो हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ईवा मैन्युफैक्चरिंग मेक्स फैशन प्रोडक्ट्स एंड competes on the basis of quality and leading edge designs. The company has 300,000 invested in assets in its clothing manufacturing division. कंपनी ने जो है वो 3 मिलियन के जो एसेट्स हैं वो इन्वेस्ट किए हैं अपने क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के अंदर। ये उनका एक डिवीजन है। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ क्लोथिंग दिस ईयर इज 600,000 और आफ्टर टैक्स उनकी जो इनकम है क्लोथिंग डिवीजन की दैट इज 600,000। द कॉस्मेटिक डिवीजन हैज 10 मिलियन इन्वेस्टेड इन एसेट्स और जो दूसरा उनका एक डिवीजन है वो है कॉस्मेटिक डिवीजन और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस डिवीजन में वो है 10 मिलियन। और आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कॉस्मेटिक डिवीजन की वो है 1.6 मिलियन मीन 16 लाख की। इनकम फ्रॉम द क्लोथिंग डिवीजन हैज ग्रोन स्टेडीली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। पिछले कुछ चंद सालों से क्लोथिंग डिवीजन की इनकम बहुत बड़ी है। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईवा इज 10%। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उनके लिए वो है 10% एंड द प्रीवियस पीरियड्स आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच डिवीजन वाज 15%। और पिछले पीरियड में जो उनका आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो है 15%. The CEO of EVA has told the manager for each division that the division that performs best this year will get a bonus. और जो इस साल अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एक बोनस मिलेगा, जो भी पिछले साल से बेहतर परफॉर्म करेगा उस लिहाज से उसको जो है वो बोनस मिलेगा। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम फॉर ईच डिवीजन ऑफ ईवा मैन्युफैक्चरिंग and briefly explain which manager will get the bonus, what are the advantages and disadvantages of each measure. हमने ये जो है वो हर एक मेजर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं और फिर हम लोगों ने इन दोनों को कैलकुलेट भी करना है और फिर हमने देखना है कि इनकी बेसिस के ऊपर कौन से डिवीजन के मैनेजर को जो है वो बोनस मिलेगा। तो चलें हम लोग अपना जो है वो सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है एक्सरसाइज हमारे पास 23-25
ये एक्सरसाइज नंबर 25 है। और हमारे पास जो दो डिवीजन्स हैं, एक है कॉस्मेटिक्स डिवीजन और एक है क्लोथिंग डिवीजन। क्लोथिंग डिवीजन, क्लोथिंग है और कॉस्मेटिक्स है, ये दो डिवीजन्स हैं कंपनी के। और उसमें जो उन्होंने हमें जो गिवन डेटा है वो, एक पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम हमें जो इस डिवीजन की दी गई है दैट इज 600,000, मीन 6 लाख की उनकी इनकम है। और इस डिवीजन के लिए जो है वो 16 लाख की इनकम है जो कॉस्मेटिक्स डिवीजन है। फिर उसके बाद जो है वो नेट एसेट्स दिए गए हैं हमें, जो हर एक डिवीजन के जो इन्वेस्टेड एसेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट इन डिवीजन्स है, या नेट एसेट्स भी कह रहे हैं और इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं आप लोग। जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास इस डिवीजन की, जो इन्वेस्टमेंट हमें दी गई है वो है 3 मिलियन की, मीन 30 लाख की। और इस डिवीजन के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट दी गई है दैट इज 10 मिलियन की, मीन 10 लाख की, सॉरी 10 लाख नहीं, 1 करोड़ की। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस डिवीजन की हमें गिवन है, मीन 10 मिलियन की। ओके, और उसके बाद जो है वो उन्होंने हमें ये हमें उन्होंने कहा जी कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स या एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, या जो भी आपको जो डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर आप उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये कहा जी कि हमारे पास दोनों फिगर गिवन है, दैट इज 600,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख मीन 3 मिलियन। तो आप लोग जो है वो इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी है जी 16 लाख डिवाइडेड बाय 10 मिलियन। इस लिहाज से जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास आ जाता है जी 20%, और ये हमारे पास जो है वो आ जाता है जी 16%। तो इस लिहाज से हम लोगों ने कहा जी जो दोनों डिवीजन की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 20% एंड 16%। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कैसे की है ऑपरेटिंग इनकम को, जब हमने नेट एसेट से डिवाइड किया है जो दोनों में फिगर्स दी गई हैं, तो हमारे पास जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो, अब इसके बाद हम लोगों ने मालूम करना है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम जो है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो बेसिकली फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है जी, हम लोग ऑपरेटिंग इनकम को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कहा ऑपरेटिंग इनकम है इस डिवीजन की 6 लाख और इस डिवीजन की है जी 16 लाख की, और उसमें से हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास जो है वो रेजिडुअल इनकम आ जाती है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे है, एसेट्स जो उनके नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। नेट एसेट को रिक्वायर्ड रिटर्न से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसके जो नेट एसेट्स हैं हमें जो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं वो हैं जी 3 मिलियन के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 3 मिलियन, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि क्या हमें दिया गया है। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, the weighted average cost of capital of VEVA is 10%। जो ये जो cost of capital होता है जो इसी को ही हम लोग required rate of return कहते हैं। मिनिमम हमें इतना कम से कम जो है वो एक प्रोजेक्ट अर्न करके दे या एक डिवीजन अर्न करके दे, तो यही हमारी जो cost of capital होती है वही हमारा required rate of return होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो required rate of return है वो है 10%, और ये जो 15% है ये बेसिकली पिछले पीरियड में जो उस डिवीजन ने कमाया है 15%, ये उसकी फिगर है। तो पिछले पीरियड के लिहाज से इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है या नहीं हुई है, ये हम एक बात करेंगे। दूसरा ये हम देखेंगे कि उन्होंने जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था क्या उसको कवर करके उससे ज्यादा कमाया है कि नहीं कमाया है, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया गया है, तो एट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है 10%। तो जब आप लोग
3 मिलियन का 10% लेते हैं तो ये हमारे पास जो है 3 लाख की फिगर आ जाएगी। जब आप लोग 3 लाख को 6 लाख में से माइनस करेंगे तो इसके पास जो है वो आ जाएगी जो रेजिडुअल इनकम है इस डिवीजन की, वो आ जाएगी हमारे पास 3 लाख की। और इसी तरीके से जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसके जो एसेट्स हैं वो हमारे पास हैं 10 मिलियन के, और 10 मिलियन का जब आप 10% देते हैं तो हमारे पास जो है वो 10 लाख की अमाउंट आ जाती है। तो अब आप इस 10 लाख की अमाउंट को जब आप माइनस करोगे 16 लाख में से तो हमारे पास जो रेजिडुअल इनकम आ जाएगी दैट इज 600,000 मीन 6 लाख की। तो आप जरा गौर करें कि इसकी जो हमारे पास जो रेजिडुअल इनकम आई है दैट इज रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम आई है वो है 3 लाख की, और इस डिवीजन की जो रेजिडुअल इनकम आई है वो है हमारे पास 6 लाख की। अब हम लोग इसी जो कैलकुलेशन की है हम लोगों ने, इसी की बेस के ऊपर हम ये देख लेते हैं कि विच डिवीजन मैनेजर हैज द बोनस, वो किस डिवीजन मैनेजर को जो है वो बोनस मिलेगा। तो इसकी अगर आप लोग डिस्कशन की बात करते हैं तो हम लोग इसकी डिस्कशन लिख लेते हैं कि क्या है। तो जो बोनस है बेसिकली द बोनस will depend on the choice of performance measures। ये जो हमारी परफॉर्मेंस मेजर हैं इनकी चॉइस के ऊपर जो है वो बोनस डिपेंड करेगा। मींस क्या है, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड एज परफॉर्मेंस मेजर देन अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को यूज करते हैं एज अ परफॉर्मेंस मेजर तो फिर हमारे पास जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा क्लोथिंग डिवीजन को, क्योंकि उसने जो है वो ज्यादा परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है अर्न की है एज कंपेयर टू कॉस्मेटिक्स डिवीजन के। कॉस्मेटिक डिवीजन से क्लोथिंग डिवीजन की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किसको मिलेगी, वो ज्यादा है। तो इसलिए देन clothing division manager will get bonus because its ROI is 20%, which is more than cosmetics divisions ROI of 16%। मीन जो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम लोग ROI की बेस के ऊपर फैसला करते हैं कि बोनस किसको मिलना है तो फिर जो क्लोथिंग डिवीजन का मैनेजर होगा उसको बोनस मिलेगा, और जो क्योंकि उसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 20% है विच इज ग्रेटर देन you must say of cosmetics division's return on investment। And if we use residual income as performance measure, अगर हम लोग रेजिडुअल इनकम को एज अ परफॉर्मेंस मेजर यूज करेंगे देन कॉस्मेटिक्स division manager will get the bonus because its residual income is 600,000, which is greater than clothing division residual income of
$300,000 जो कि उसके रेजिडुअल इनकम है जो क्लोथिंग डिवीजन की, दैट इज 300,000। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर इस डिवीजन को बोनस मिलेगा, और अगर हम लोग इस लिहाज से देखते हैं तो फिर इस डिवीजन को बोनस मिलेगा। इस तरीके से आप जो है वो इनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि किस डिवीजन ने इस पीरियड के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। कंपैरेटिवली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं, अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोनों डिवीजन्स की, तो बिकॉज बोथ ऑफ द डिवीजन्स हैज अर्नड more than 15%, more than 15%, दोनों डिविजन्स ने more than 15% अर्न किया है, मीन 20% भी एंड 16% भी। सो फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट पीरियड, इन दिस पीरियड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिविजन्स आर बेटर देन लास्ट पीरियड। अगर हम लास्ट पीरियड के हवाले से बात करते हैं तो लास्ट पीरियड में जो कंपनी ने या डिविजन्स ने 15% रिटर्न कमाया था, लेकिन इस दफा जो है वो क्लोथिंग डिवीजन ने 20% कमाया है, लेकिन कॉस्मेटिक्स डिवीजन ने 16% कमाया है। although both of them are more than 15% from the previous period's figures, that's why in this period both of the divisions has performed well। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो बेहतर जो है वो, अगर हम ROI की बेस के ऊपर फैसला करते हैं तो क्लोथिंग डिवीजन ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो इसलिए इसका बोनस जो है वो क्लोथिंग डिवीजन को मिलेगा। और अगर हम लोग RI की बेसिस के ऊपर फैसला करते हैं तो फिर रेजिडुअल इनकम जो है वो किसकी, जो कॉस्मेटिक्स डिवीजन की ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग जो वो कहेंगे कि अगर हम रेजिडुअल इनकम की बेसिस के ऊपर बोनस का फैसला करते हैं तो फिर बोनस जो है वो कॉस्मेटिक्स डिवीजन के मैनेजर को मिलेगा। इस तरीके से आप लोग जो है वो इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इनको जो है वो इस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात उन्होंने ये की है कि व्हाट आर बेसिकली द you must say advantages and disadvantages of each performance measure। ओके जी, अब हम लोग अगर इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे है जी ROI और रेजिडुअल इनकम। अब इनके अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूं तो इसका जो एडवांटेज होगा वो इनके डिसएडवांटेज होंगे, और इसके जो डिसएडवांटेज होंगे वो इसके एडवांटेज होंगे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जो ROI है इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू कैलकुलेट है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो आसान है, हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्या है, इट इज बेसिकली यू मस्ट से जो है वो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है, बिकॉज इसमें हमें फिर उसकी जो है वो ऑपरेटिंग इनकम के साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इट इज इजी टू कैलकुलेट। अगर हम लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं दोनों को तो हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज इजी टू कैलकुलेट। और दूसरा एडवांटेज इसका क्या है कि ये क्या है जी कि इस हवाले से जब ये इजी टू कैलकुलेट है तो मैनेजर कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। मैनेजर जो होते हैं वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ पे इसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं, ये एक तो बात तो ये है कि ये इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, और मैनेजर जो है वो आसानी के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट को मैनेजर कैन इजीली अंडरस्टैंड इट एंड कैलकुलेट इट बाय यूजिंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग इनकम। इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग इनकम को जो है वो लेके इन दोनों फिगर्स को वो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इट हैज सम लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये इसके डिसएडवांटेज है। इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या है, गोल इनकॉन्ग्रेंस। गोल इनकॉन्ग्रेंस जो है वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो उस वक्त भी आपको बताया था कि गोल इनकॉन्ग्रेंस क्या होता है। गोल इनकॉन्ग्रेंस क्या है कि बेसिकली
जो मैनेजर होता है, अगर उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अगर किसी प्रोजेक्ट में से कम आ रहा है तो वो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा, उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, आल्दो वो ओवरऑल कंपनी के फायदे में अगर वो प्रोजेक्ट होता है तो फिर वो क्या करेगा, ये एक नुकसान है कंपनी को कि इसकी वजह से जो है वो जो अगर हम लोग ROI का मेजर यूज करते हैं तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ गोल इनकॉन्ग्रेंस, और उसकी वजह से जो क्या कर सकते हैं कि मैनेजर जो होते हैं जो कि ROI के ऊपर अगर हम लोग इसको इंसेंटिव्स देते हैं तो वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ मैनेजर्स आर given incentives on this basis, they may reject profitable investments। ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मैनेजर्स रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, गोल इनकॉन्ग्रेंस बोलते हैं। अब हम दूसरी तरफ पे आ जाते हैं। अब जाहिर है इस गोल इनकॉन्ग्रेंस की जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करता है, रेजिडुअल इनकम है। तो रेजिडुअल इनकम बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गोल इनकॉन्ग्रेंस। गोल इनकॉन्ग्रेंस की जो प्रॉब्लम है वो रेजिडुअल इनकम सॉल्व कर देती है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड इन एब्सोल्यूट फिगर्स। जब ये एब्सोल्यूट फिगर्स में कैलकुलेट किए जाते हैं एंड द मैनेजर will select the project with positive residual income। जो मैनेजर हैं वो पॉजिटिव रेजिडुअल इनकम के साथ क्या करेंगे कि ये वाले प्रोजेक्ट्स को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और उसमें फिर वो जो एक बेंचमार्क और कट ऑफ वैल्यू need not to be considered। जैसे हम लोग यहाँ पे एक कट ऑफ वैल्यू यूज कर सकते हैं, मीन अगर 15% एक डिपार्टमेंट का जो रिटर्न है, और अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा जो 15% से कम वाला होगा तो मैनेजर उसको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर वो 15% से ज्यादा वाला होगा तो मैनेजर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इस रेजिडुअल इनकम के अंदर जो है वो हम लोग ये कट ऑफ वैल्यू या कट ऑफ पॉइंट जो है वो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं। अगर रेजिडुअल इनकम पॉजिटिव होती है तो मैनेजर जो है वो उस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर सकता है, उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, और उसकी वजह से फिर ओवरऑल जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के वो मिस नहीं होते हैं, और मैनेजर जो है वो उनको रिजेक्ट नहीं करता है। अगर हम लोग मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है वो रेजिडुअल इनकम की बेस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर वो पॉजिटिव रेजिडुअल इनकम होगी तो ऑफ कोर्स उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका फायदा होगा, और अगर वो पॉजिटिव रेजिडुअल इनकम वाला प्रोजेक्ट है तो वो उसको फिर वो सिलेक्ट कर लेगा, और वो जो गोल इनकॉन्ग्रेंस की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे जो है वो इस सिचुएशन में फिर नहीं आएगी। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन के अंदर यह है कि दिस इज जो है वो डिफिकल्ट इन मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग। इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज वी विल नीड मिनिमम required return or cost of capital।
क्योंकि इस सिचुएशन में हमें मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी फिगर चाहिए होगी, और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फिगर होती है या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की फिगर होती है, ये इतनी इजीली कैलकुलेट नहीं होती है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रेजिडुअल इनकम वाला मेजर है, ये कंपैरेटिवली जो है वो कैलकुलेट करना, उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस के ऊपर। तो इसलिए हम लोग जो है वो इस हवाले से ये देख सकते हैं कि इनके जो एडवांटेजेस हैं और इनके जो डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं। आप इनको 2 पैराग्राफ्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, और आप लोग जो है वो इसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स की सूरत में लिखें तो बेहतर अप्रोच है, या फिर आप लोग इसको इस तरह से कंपैरेटिवली भी लिख सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। होप सो कि आप लोग इन चीजों को समझ के होंगे। Now let's move to the next requirement of the question. हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट क्या रिक्वायर किया गया है। The CEO of EVA Manufacturing had recently heard another measure similar to residual income called economic value added. The CEO has the accountant calculate economic value added adjusted income for clothing and cosmetics. उन्होंने एडजस्टेड इनकम जो है उसके अकाउंटेंट ने कैलकुलेट की है। अब एडजस्टेड इनकम हम जब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एडजस्टेड इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियोस आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। आप उसकी जो इनकम के अंदर और एसेट्स के अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं ये मैंने बड़ी डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग उनको जाके देख सकते हैं और उनको जो है वो वहां पे आप कंसल्ट कर सकते हैं उन वीडियोस को, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें एडजस्टमेंट करके दे दी है कि एडजस्टेड इनकम उनकी कितनी है। उसमें जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, फिर इसके अलावा जो है वो हम लोग उसकी जो इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये वाली सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी मैं ये सारी जो है वो आपके साथ वीडियोस शेयर कर चुका हुआ हूँ, आप लोग उनको देख सकते हैं उन वीडियोस को, और उनसे आप लोग यह इसको कंसल्ट कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ कल वीडियोस शेयर की थी लेक्चर के हवाले से। ओके, ये 7,20,000 उसकी एडजस्टेड इनकम है और उसके एंड रिस्पेक्टिवली और दूसरे डिवीजन की 14,30,000 है। आल्सो जो क्लोथिंग डिवीजन है उसके जो बेसिकली आप कह लें कि जो हैज 4 लाख ऑफ करंट लाइबिलिटीज, और जो क्लोथिंग डिवीजन की करंट लाइबिलिटीज हैं वो 4 लाख हैं, और कॉस्मेटिक्स डिवीजन की जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो हैं 2 लाख की। Using the preceding information, calculate economic value added and discuss which division manager will get the bonus. और अब हम लोगों ने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है और फिर हमने देखना है कि उसके जो है वो उसकी जो कौन सा मैनेजर जो है वो बोनस हासिल करेगा। ओके, अब हम ये देखते हैं जी कि इसकी सोल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है और इसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है दोनों डिवीजन का। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोथिंग डिवीजन है और फिर कॉस्मेटिक्स है। क्लोथिंग डिवीजन के उन्होंने हमें जो ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है, ऑपरेटिंग इनकम एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम कह लें आप इसको, एडजस्टेड ऑपरेटिंग इनकम जो है वो उन्होंने हमें दे दी हुई है। इसकी है जी 7,20,000 की और इसकी है जी 14 लाख। ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि एडजस्टेड इनकम जो है वो 14,30,000 की, 14,30,000 की इसकी एडजस्टेड इनकम दी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने एडजस्टेड एसेट्स निकालने हैं। एडजस्टेड एसेट्स, एडजस्टेड एसेट्स कितने हैं वो बेसिकली उन्होंने जो नेट एसेट्स जो है वो एडजस्टेड एसेट्स जिसमें से हम लोगों ने टोटल एसेट्स में से माइनस की हैं करनी है करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करके हम लोगों ने इसके एडजस्टेड एसेट्स लिखने हैं। तो इसकी टोटल एसेट्स थे हमारे पास 3 मिलियन के,
30 लाख के, और इसकी करंट लायबिलिटीज थी 4 लाख की। तो जब हम लोगों ने इन दोनों को एडजस्ट किया तो ये 26 लाख के इसके पास जो है वो नेट एसेट्स आ गए। इसी लिहाज से अगर हम लोग कॉस्मेटिक्स डिवीजन की बात करते हैं तो इसके हमारे पास जो टोटल एसेट्स थे वो थे 10 मिलियन के, और 10 मिलियन में से इसकी जो थी वो 2 लाख की करंट लाइबिलिटीज थी। तो जब हम लोगों ने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 9 लाख 98 लाख के जो हैं वो हमारे पास एसेट्स आ गए, 9.8 मिलियन के इसके एसेट्स आ गए। हम इसको जो है वो दोनों फिगर्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, उसकी जो है वो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, कि जिसमें हमें ये पूछा गया है जी क्या है कि ओके, यूजिंग द प्रीसीडिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और हमने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो अब हम लोग जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड किस तरीके से करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है वो है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, एडजस्टेड इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बेसिकली रिफाइंड शेप होती है रेजिडुअल इनकम की ही, तो फॉर्मूला वही सेम ही लगता है। अब आप ये देखें जी कि इसकी जो एडजस्टेड इनकम थी, एडजस्टेड इनकम वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एडजस्टेड इनकम है 7,20,000 की इस डिवीजन की, और इस डिवीजन की है 14,30,000 की। और इसके बाद इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी हम लोग लिख देते हैं। जो उसके एडजस्टेड एसेट्स थे वो यहाँ पे हमने निकाले हैं 26 लाख के, और मल्टीप्लाई बाय हम लोग इसके ऊपर जो है वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसकी वो है 10%। तो 26 लाख का 10% अब आप जब आप निकालेंगे इसका, तो ये हमारे पास जो है वो आप लिखें जी के 2,60,000 की फिगर आ जाएगी। 26 लाख का 10% जब आप निकालोगे तो 2,60,000 को जब आप 7,20,000 में से 2,60,000 निकालेंगे तो ये आ जाएगा जी 4,60,000। तो ये 4,60,000 जो है वो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की फिगर आ जाएगी। और इसी लिहाज से अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमने कहा था 9.8 मिलियन के 98 लाख के जो है वो इसके एसेट्स थे। इसको आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे तो 9,80,000 जो है वो इसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। जब आप 9,80,000 को 14,30,000 में से माइनस करेंगे तो ये 4,50,000 जो है वो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगी। तो इस लिहाज से हम लोग जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसी लॉजिक को यूज करके इनकी जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोबारा से कैलकुलेट करने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो है जी हमारे पास एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाय एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट। तो एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाय एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करते हो तो इसकी कॉस्मेटिक्स डिवीजन वाले की पहले वाले की आती है, एडजस्टेड इनकम आती है जी 7,20,000 की। और इसी लिहाज से अगर हम लोग इसकी 26 लाख के इसके जो है वो एडजस्टेड एसेट्स आ जाते हैं, और इसी लिहाज से 14,30,000 की इसकी आ जाती है इनकम एडजस्टेड, और ये 98 लाख के इसके जो है वो एडजस्टेड एसेट्स आ जाते हैं। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 27.69% बन जाएगा, और ये जो है वो 14.59% बन जाएगा। तो अब आप अगर देखें कि जब हम लोगों ने एडजस्टेड इनकम और एडजस्टेड एसेट्स निकाले हैं, उस लिहाज से अगर हम रेजिडुअल इनकम की बात करते हैं तो या फिर हम लोग जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्लोथिंग डिवीजन की जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है दैट इज 4,60,000, और जो कॉस्मेटिक्स डिवीजन की है दैट इज 4,50,000। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इनमें से ये जो डिवीजन है जो क्लोथिंग डिवीजन है इट हैज परफॉर्म्ड वेल, इसने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए इन दोनों की बेसिस के अगर हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की बेसिस के ऊपर बात करते हैं
इनके जो बोनस की, तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि क्लोथिंग डिवीजन मैनेजर विल गेट द बोनस। अगर हम लोग इकोनॉमिक जब हम लोग एडजस्टेड वैल्यूज को लेके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं और हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं, तो इस बेसिस के ऊपर हम लोग जो डिसीजन होगा वो क्या करेंगे, डिसीजन जो है वो ये है कि ऑन रिवाइज्ड इनकम एंड investment basis the clothing division manager will get the bonus because economic value added and return on investment in this situation is better in clothing division because clothing division economic value added is 4,60,000 comparative to cosmetics 4,50,000। कॉस्मेटिक्स डिवीजन की इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के मुकाबले में जो क्लोथिंग डिवीजन की जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो ज्यादा है, तो इस लिहाज से हम लोग कहेंगे एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लोथिंग डिवीजन इज 27.69% comparative to cosmetics division that is 14.59%। इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि ये दोनों फिगर्स जो हैं that is economic value added and return on investment is better in clothing division, that's why the manager of the clothing division will get the bonus on the basis of these results। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। आप देखें जरा गौर से। Suppose what in non-financial measures could EVA use to evaluate divisional performances? डिविजनल परफॉर्मेंस को evaluate करने के लिए कौन से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो हैं वो कंपनी को कंसीडर करने चाहिए। तो उसके लिए जो है वो पॉइंट नंबर 3 का जो आंसर है नॉन फाइनेंशियल measures to be considered। कौन से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं जो कि कंपनी को कंसीडर करने चाहिए। तो उसमें बेसिकली जो जो सबसे पहले है, एक तो ये है कि मार्केट शेयर जो है वो ऑफ ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन का जो मार्केट शेयर है वो भी उसको कंसीडर करना चाहिए कि कौन सी जो डिवीजन है उसका मार्केट शेयर ज्यादा है और किसका कम है। नंबर 2 कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको ये भी देखना चाहिए कि वेदर व्हाट इज द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है। उसके बाद डिफेक्ट्स रेट्स ऑफ ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन जो है वो कितना डिफेक्टिव गुड्स बना रहा है या डिफेक्टिव गुड्स जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, उसके डिफेक्ट्स कितने आ रहे हैं, ये भी उसको कंसीडर करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो ऑपरेटिंग जो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं ऑफ ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन का जो ऑपरेटिंग टाइम्स हैं वो भी उसको कंसीडर करना चाहिए। हम लोग जो है वो अगले लेक्चर के अंदर जो ऑपरेटिंग मेजर्स हैं, ऑपरेटिंग मेजर्स जो हैं वो हम लोग ये भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है इसका थ्रूपुट टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, फिर मैन्युफैक्चरिंग
एफिशिएंसी, ठीक है ना जी, वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड टाइम, value added time और non value added time of each division should be considered। तो ये बेसिकली क्या है, वो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं या ऑपरेटिंग मेजर्स हैं जिनको हमें फाइनेंशियल मेजर्स के साथ साथ इनको भी कंसीडर करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो अपने डिपार्टमेंट की जो भी डिवीजन की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर तरीके से एवेलुएट कर सकें और ये कैटेगराइज कर सकें कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो याद रखें कि जहां पे फाइनेंशियल मेजर्स जो होते हैं, जो फाइनेंशियल मेजर जो भी मैंने आप लोगों को बताया दैट आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जैसे रेजिडुअल इनकम है, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, जैसे रिटर्न ऑन सेल्स है, ये बेसिकली ये चार किस्म के जो है वो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। इसके अलावा कुछ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी होते हैं जो कि क्वालिटी के रिलेटेड होते हैं या फिर उसके ऑपरेशंस के रिलेटेड होते हैं, तो उनको भी हमें जो है वो कंसीडर करना चाहिए while assessment of the performance of the divisions, इन divisions की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए। तो आप लोग जो है वो इन चीजों को जो है वो इनको भी कंसीडर करें जब आप लोग जो कोई भी डिसीजन लिख रहे हों, जब आप लोग किसी भी कंपेयर कर रहे हों दो डिविजन्स को आपस के अंदर, तो उनके कंपैरिजन को आप एक्सप्लेन करने के लिए इन चीजों को भी आप कंसीडर करें, उनको भी डिस्कस करें और उनको भी जो है वो इवेलुएट करें। हम अगली क्लास के अंदर जो है वो इन जो ऑपरेटिंग मेजर्स हैं उनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे और उनको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। होप सो जो है वो आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग जब इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।